चलिए देखिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उत्तराखंड की पॉलिटी, कैसे हम लोग बोलते हैं उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था। देखिए वैसे तो मेनली जो राज्य आंदोलन टॉपिक होता है, कुछ किताबें कुछ टीचर्स इसको लोग हिस्ट्री इतिहास में पढ़ा देते हैं, मगर जो हम लोग राज्य आंदोलन पढ़ेंगे वो हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे, क्योंकि जो राज्य बनने की जो शुरुआत हुई वो राज्य व्यवस्था से ही, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था की जो शुरुआत हुई वो राज्य बनने से हुई। तो इसीलिए मैं उत्तराखंड पॉलिटी की जो शुरुआत है, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था की शुरुआत है उत्तराखंड राज्य आंदोलन से करूंगा। तो देखिए पहले हम लोग, चलिए पहले आप लोग थोड़े दिन की क्लासेस सुन लीजिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राज्य आंदोलन, सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं राज्य आंदोलन। राज्य आंदोलन के बाद हम पढ़ेंगे प्रथम विधानसभा, द्वितीय, पहले हम पढ़ेंगे इंतरिम सरकार, फिर हम पढ़ेंगे प्रथम विधानसभा, सेकंड विधानसभा, और फिर हम लोग पढ़ेंगे थर्ड और फोर्थ विधानसभा। समझ में आ रहा है ना? मगर राज्य आंदोलन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सबसे पहले इसी के साथ चलते हैं। तो देखिएगा राज्य आंदोलन की अगर हम कहानियों की शुरुआत करें तो जो आपकी सामान्य किताब है परीक्षावाणी से थोड़ा सा आगे जाते हैं। परीक्षावाणी की जो कहानी है वो 1938 से प्रारंभ होती है, मगर मैं जो राज्य आंदोलन की कहानी है उसको 1897 से प्रारंभ करूंगा। 1897 वह ईयर था जिस वर्ष महारानी विक्टोरिया, याद रखेंगे 1897 वह वर्ष था जिस वर्ष महारानी विक्टोरिया कुमाऊं के दौरे पर थी, या हम ऐसा कह सकते हैं महारानी विक्टोरिया जो इंग्लैंड की रानी हुआ करती थी वह हमारे कुमाऊं के दौरे पर थी। और याद रखेंगे उसी वर्ष 1897 में जब महारानी विक्टोरिया कुमाऊं आई तो उसी समय सर्वप्रथम सबसे पहले, आई रिपीट, सर्वप्रथम सबसे पहले उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग करी गई। याद रखेंगे उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग जो करी गई थी सर्वप्रथम वह 1897 में करी गई थी। फर्स्ट डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाज डन इन ईयर 1897। और याद रखेंगे बच्चों ये उस समय में उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड शब्द तो अस्तित्व में आया 1948 में, 1948। और देखिए अगर हम बात करेंगे 1948 से भी पहले इतिहास में, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि पौराणिक काल में सबसे पहले स्कंद पुराण में उत्तराखंड शब्द का उल्लेख हो चुका था। समझ में आ रहा है ना? मगर अभी हम आधुनिक इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम मॉडर्न हिस्ट्री में रहेंगे। तो देखिएगा, और उस समय में उत्तराखंड शब्द का अर्थ हुआ करता था जो वर्तमान में कुमाऊं और गढ़वाल वाला पार्ट है, कुमाऊं और गढ़वाल वाले भाग को ही उत्तराखंड कहा जाता था। उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग 1897 में, आप सभी लोग जानते हैं यह मांग किससे करी गई? तो रानी विक्टोरिया से करी गई। अच्छा क्वेश्चन है, और याद रखेंगे एक अच्छा क्वेश्चन, ऐसा कहते हैं अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताइए मांग करने वाले व्यक्ति कौन हुआ करते थे, तो दो व्यक्ति आपने याद रखने हैं, ज्वाला दत्त जोशी और बद्री दत्त जोशी। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है हमारे पास, ज्वाला दत्त जोशी, ज्वाला दत्त जोशी, और दूसरे कौन बोला मैंने? बोलो बद्री दत्त जोशी। तो याद रखेंगे यह दो व्यक्ति हुआ करते थे जिन्होंने सबसे पहले उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग करी। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उत्तराखंड का तात्पर्य किससे है? वर्तमान में कुमाऊं और गढ़वाल से है। किससे करी? विक्टोरिया से करी। ऐसा कहते हैं कि कुमाऊं के दौरे पर थी, अल्मोड़ा के यह व्यक्ति हैं, तो इसीलिए इन्होंने मांग कर दी थी 1897। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, मांग तो करी, तो विक्टोरिया ने क्या कहा? विक्टोरिया का आंसर क्या था? यानी कि विक्टोरिया ने क्या कहा? समझ में आ रहा है ना? विक्टोरिया क्या बोली? सही, तो हम बात कर रहे थे कि विक्टोरिया जी ने क्या कहा। याद रखेंगे विक्टोरिया का आंसर क्या था। देखिए विक्टोरिया का आंसर ये था, हमने ये भी पढ़ा हुआ है, 1857 की जो क्रांति थी, 1857 का जो रिवोल्ट था उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, उत्तराखंड के लोगों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्योंकि मैंने आपको बताया था उत्तराखंड के जो लोग थे उन लोगों को गोरखाओं से ज्यादा अंग्रेजी शासन लग रहा था, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि गोरखाओं ने हमारे यहाँ पर कितने अत्याचार किए हुए थे। तो ऐसा कहते हैं कि विक्टोरिया ने कहा एक काम करना, जो संयुक्त प्रांत, जो आज का यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उस समय में इसी को संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। और याद रखेंगे बच्चों, विक्टोरिया ने कहा कि आप एक काम करिएगा, यूनाइटेड प्रोविंस के गवर्नर के पास जाइएगा और उनसे बोलिएगा ये लेटर वहां ले जाइएगा और वह आपको इसमें क्या दे देंगे? स्वीकृति दे देंगे। क्यों दे देंगे स्वीकृति? इसने हाँ क्यों कहा रानी विक्टोरिया ने? क्योंकि हम लोगों ने अंग्रेजों की मदद करी थी इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। कुमाऊं के लोगों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया होगा। बताइए, पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ। प्रथम मांग पूछेगा पेपर में, अगर आएगा 1897 ऑप्शन में होगा तो आप 1897 के साथ जाएंगे। बताइए, समझ में आया? चलिए, उसके बाद याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है 27 नवंबर 1923, 27 नवंबर 1923, 27 नवंबर 1923 का दिन। अच्छा एक बात बताओ, 1897 से लेकर 1923 को पहुंचे हम डायरेक्ट, बीच का ईयर कहां गया? अगर आप देखेंगे बीच वाले समय में, तो भारत में इस समय में कई आंदोलन हो रहे थे। इस समय में आंदोलनों का शुरुआत हो चुकी थी।
अगर हम बात करेंगे 1905 में बंगाल विभाजन, सारी की सारी चीजें गड़बड़ हो गई थी। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, उथल पुथल हो गई थी पूरे भारत में, इसके अलावा कोई और चीज चल ही नहीं रही थी, समझ में आ रहा है। उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग बन गई, ये भी आप सभी लोग जानते हैं। फिर सबका ध्यान इधर केंद्रित हो गया। 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स आ गया, आधे लोगों का ध्यान यहाँ केंद्रित हो गया, समझ में आ रही है ना बात। तो याद रखेंगे। उसके बाद डायरेक्टली 27 नवंबर 1923, थोड़ा सा नीचे को लिख देते हैं, 27 नवंबर 27 नवंबर 1923, ये दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यहां पर से बहुत इंपॉर्टेंट है 27 नवंबर 1923। और याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा, यदि आपसे पूछा जाता है कि भाई बताइए 1923 में किनके द्वारा मांग करी गई थी, तो देखिए, अच्छा आप लोगों को थोड़ा सा एक और चीज बताते हैं। याद है बीच में हमारे यहाँ भी 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हो चुका था, याद है 1916 में किसका गठन हो चुका था? कुमाऊं परिषद का। कुमाऊं परिषद का काम क्या था? स्थानीय समस्याओं को हल करना। अरे था कि नहीं था? तो कुमाऊं परिषद के कार्यकाल में हम ऐसा कह सकते हैं, कुमाऊं परिषद के नेतृत्व में कई समय तक तो कुली बेगार आंदोलन चला, फिर 21 के वन आंदोलन शुरू हो गए। तो कुल मिलाकर बीच का समय क्या हो गया? वेनिश हो गया, यानी कि बीच का समय क्या हो गया? खराब हो गया। और इन लोगों को याद आई फिर से कब? 1923 में। बोलो कब याद आई हमारे वालों लोगों को? 1923 में। और याद रखेंगे बच्चों, 1923 में एक व्यक्ति हुआ करते थे, राजा आनंद सिंह। बोलिए कौन हुआ करते थे? राजा आनंद सिंह। और राजा आनंद सिंह को याद आया कि भाई उस समय में विक्टोरिया ने कहा था कि संयुक्त प्रांत के गवर्नर के पास जाइएगा तो वो आपकी समस्या को हल कर देगी। तो याद रखेंगे 27 नवंबर 1923 को राजा आनंद सिंह, काशीपुर वाले क्षेत्र का ये राजा हुआ करता था, राजा आनंद सिंह के नेतृत्व में काफी सारे लोग, लगभग 15-20 लोग, इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, अन्यथा उनके नाम भी बता देते हैं आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना। हाँ, अच्छी परीक्षा के लिए पीसीएस की दृष्टि से क्या पता इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर एग्जामिनर बनाना चाहेगा। निम्न में से 1923 के शिष्टमंडल, जिसे हम लोग कह सकते हैं डेलीगेट्स, समझ में आ रहा है, शिष्टमंडल, कौन शिष्टमंडल में सम्मिलित था, कौन शिष्टमंडल में सम्मिलित नहीं था, तो आप लोगों को लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित थे, कौन कौन लोग नहीं थे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। राजा आनंद सिंह जो काशीपुर के हुआ करते थे, इनके नेतृत्व में एक शिष्टमंडल, एक डेलीगेटों का एक ग्रुप उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से मिलने पहुंचा। राज्यपाल बोलिए, गवर्नर बोलिए, उत्तर प्रदेश के गवर्नर से मिलने पहुंचा। और वहां पर को जाकर उत्तराखंड एक पृथक राजनीतिक इकाई, या जिसे हम बोल सकते हैं उत्तराखंड एक नई पॉलिटिकल यूनिट के रूप में मांगने की बात की थी। किसने? हमारे राजा आनंद सिंह ने। इन्होंने क्या मांग करी? उत्तराखंड को एक क्या बना दिया जाए? सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट, यानी कि एक अलग राजनीतिक इकाई बना जाने की मांग किसने करी? आनंद सिंह। समझ में आ रहा है? देख रहे हैं ना आप। और आप देखेंगे, देखिए अभी जो हम आज जो पहले चरण में, देखिए मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को सारी चीजें नहीं बताई क्योंकि मैं धीरे धीरे खुद से इसको तोड़ते जाऊंगा। अभी जो हम बात करेंगे इसमें स्टार्टिंग से 1897 से स्टार्ट हो रहा है और ये हम तब तक स्टार्ट करेंगे जब तक हमारे देश के लिए संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता, लागू नहीं हो जाता। 1950 पहला चरण है ये। 1897 से लेकर 1950, 1897 से लेकर 1950 तक राज्य आंदोलन। फिर दूसरा चरण 1950 से लेकर 1970 के दशक तक, क्योंकि 1970 के बाद हमारे यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ हो जाती हैं। 1970 तक भी हम दे दो मालिक, दे दो ही कहते रहे, राज्य बना दो कहते रहे। इस समय तो बस मांग कर रहे हैं। क्या कहीं पर को आप लोगों को प्रत्यक्ष मांग दिख रही है? ये सब अप्रत्यक्ष मांग है। समझ में आ रहा है ना? क्या हमने देखिए विक्टोरिया आई से हमने यहाँ कहा, उसके बाद हम भूल गए, उसके बाद हमें याद आया कि हाँ विक्टोरिया ने कहा था कि हमें जाना चाहिए, तो उसके बाद हम गए। मगर 1970 के बाद 1968 के बाद दिल्ली में अनशन शुरू हो गए, दिल्ली में गिरफ्तारियां शुरू हो गई। 1978 में फिर यूकेडी आ गया, उसके नेतृत्व में फिर आगे वो खतरनाक चलता है। अभी आप लोगों को क्वेश्चंस बनाने, एक बैकग्राउंड तैयार करना, सुनिए आगे बढ़ते हैं। 27 नवंबर 1923 राजा आनंद सिंह के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल उत्तराखंड को एक अलग प्रशासनिक इकाई, इंग्लिश वालों के लिए उत्तराखंड को एक अलग पॉलिटिकल यूनिट बनाने के लिए मांग के लिए कहां गए? यूपी मतलब यूनाइटेड प्रोविंस। बच्चों 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। समझ में आ रहा है ना? तो याद रखेंगे संयुक्त प्रांत के गवर्नर के पास मिलने पहुंचे और इसमें कोई ज्यादा कोई खास बात आती नहीं है कि गवर्नर ने हाँ बोला या ना बोला, पर फिर भी हम ऐसा कहेंगे कि मांग, यानी कि जो विक्टोरिया ने कहा था हमने उस काम को करना चाहा। बताइए क्या आप लोगों को इतना समझ में आया? अगला याद रखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा भारत के इतिहास में चलते हैं। 1923 के बाद 1928 में भारत एक चीज आती है। बताइए क्या आया था 1928 में भारत? साइमन कमीशन। आप सभी लोग जानते हैं 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। और जो ये साइमन कमीशन हुआ करता था, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं साइमन आयोग, ये जो साइमन कमीशन था, साइमन आयोग का कार्य क्या था? भारत में पॉलिटिकल स्थिति को जांचना। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। साइमन कमीशन का जो कार्य हुआ करता था, भारत की राजनीतिक स्थिति को जांचना हुआ करता था। तो ऐसा माना जाता है उत्तराखंड के शिक्षित वर्ग के लोगों ने एक जो पत्र था, कुमाऊं को एक अलग क्षेत्र बनाने के लिए, कुमाऊं को एक अलग राज्य बनाने के लिए एक पत्र किसे भी सौंपा? साइमन कमीशन को भी सौंपा। बताओ किसको भी सौंपा? साइमन कमीशन। मगर आपको पता है कि साइमन कमीशन अपना काम पूरा कर ही नहीं पाया भारत में।
आपको पता है ना, साइमन कमीशन का विरोध हुआ 1927 में, साइमन कमीशन वहां से आया, बंबई में लैंड हुआ 1928 में, लाहौर से लेकर बंबई तक सभी लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। और आप सभी लोग जानते हैं साइमन कमीशन के विरोध का कारण था कि जो साइमन कमीशन में 7 सदस्य हुआ करते थे उनमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। और ये जो साइमन कमीशन था इसका कार्य था भारत की राजनीतिक स्थिति को जांचना। भारत की स्थिति को कैसे जांचेंगे जब उसमें कोई भारतीय नहीं है? समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? उसके बाद क्या हुआ, साइमन कमीशन का जो हेड हुआ करता था जॉन साइमन, उसने बोला मोतीलाल नेहरू को बोला कि नेहरू जी ऐसा है, देखिए आप एक काम कर सकते हैं, यदि आप, मोतीलाल नेहरू जी से बोला गया, यदि आप अपने देश में जितनी भी पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, स्वराज पार्टी, गदर पार्टी, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं, इन सभी पार्टियों की एक सर्वसम्मति लाते हैं, इन पार्टियों की एक सर्वसहमति लाते हैं, तो मैं आपको स्वराज देने के लिए तैयार हूं और आपकी कुछ बहुत शर्तों पर विचार विमर्श करने के लिए भी तैयार हूं। तो उसके बाद नेहरू जी, हमारे मोतीलाल नेहरू जी, याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी ने एक रिपोर्ट बनाते हैं 1928 में, जिसे हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। और आपको याद रखना है बच्चों, नेहरू रिपोर्ट में भी बात करी गई थी, जब नेहरू रिपोर्ट तैयार की जाती, नेहरू रिपोर्ट में भी एक कॉलम ये भी हुआ करता था नेहरू रिपोर्ट में कि भाई अभी लोगों की या जनता की मांग पर हम चीजों को, हम जगहों को अलग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जनता की मांग पर जगहों को अलग कर सकते हैं। वही मैं क्या कहना चाह रहा हूं, साइमन ने क्या कहा, तुम सोचो, साइमन ने कहा कि नेहरू जी से तो रिपोर्ट बना के लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उस रिपोर्ट की शर्तों को मैं तब मानूंगा जब उसमें तुम्हारे देश की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां होंगी उन सबका क्या होगा, साइन होगा। तो नेहरू रिपोर्ट में एक ये भी पॉइंट था कि जितने भी क्षेत्र हैं उनको व्यक्तियों के यानी जो आगे नागरिक हैं उन नागरिकों को सलाह पर क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। तो उत्तराखंड वाले क्यों पीछे रहे? क्योंकि उनको भी चाहिए एक अलग राज्य। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो कहां भी चले गए, नेहरू रिपोर्ट बनाने समय मोतीलाल नेहरू जी के बाद, और इनसे भी बोला कि मालिक हमारा भी ध्यान रखिएगा, हमने भी बनाना एक अलग राज्य। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो 1928 की नेहरू रिपोर्ट भी हो गई। 1928 से पहले 1927-28 में ही दोनों चीजें, साइमन कमीशन भी और नेहरू रिपोर्ट भी। उसके बाद यहां पर से आपके अन्य किताबों की कहानी शुरू होती है 5 और 6 मई 1938, डायरेक्ट 8 साल 10 साल बाद, 5-6 मई 1938। बहुत ही बेहतरीन वर्ष है भारत के लिए। समझ में आ रहा है? भारत के लिए क्या, उत्तराखंड के लिए, सॉरी उत्तराखंड के लिए 5 मई 1938 एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। क्यों महत्वपूर्ण वर्ष है? क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताइए श्रीनगर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, तो आप बोलेंगे कि श्रीनगर सम्मेलन का आयोजन हुआ 1938 में। और आपको याद रखना है भाई, जो ये श्रीनगर सम्मेलन हुआ करता था, जो हमारा श्रीनगर सम्मेलन था, इसी सम्मेलन में, ये जो सम्मेलन हुआ करता था, इसी सम्मेलन में आए थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। बोलो कौन आए थे इस सम्मेलन में? जवाहरलाल नेहरू। देखो जवाहरलाल नेहरू सबको पता है, तुम एक और याद रखो, जवाहरलाल नेहरू की बहन कौन? विजया लक्ष्मी पंडित। याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू के साथ कौन भी थी इसमें? विजया लक्ष्मी पंडित। समझ में आ रहा है? याद रखेंगे, इतिहासकारों की माने जवाहरलाल नेहरू और दूसरी विजया लक्ष्मी पंडित भी यहाँ पर वो थी उस समय में। सुनते रहिएगा अभी बहुत ध्यान से, विजया लक्ष्मी पंडित भी यहाँ पर को हुआ करती थी। जवाहरलाल नेहरू, विजया लक्ष्मी पंडित। इसी वाले में अगला पॉइंट होगा, अगर आपसे पूछेगा भाई बताइए श्रीनगर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी, तो फिर आप बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू। और जब इनकी अध्यक्षता में वार्ता चल रही थी श्रीनगर सम्मेलन में, तो फिर से उत्तराखंड के लोग कैसे पीछे रहते, और उत्तराखंड के लोगों ने बोला कि भाई चलिए हम आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस वाले जब सम्मेलन चल रहा था, तो जो हमारा उत्तराखंड का पर्वतीय प्रदेश है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा पर्वतीय प्रदेश है, मैं तराई की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, तराई की बात अभी हम कर ही नहीं रहे, जो पर्वतीय प्रदेश है उसके पिछड़ेपन पर बात आ गई सम्मेलन के दौरान। जो हमारा कुमाऊं या हम ऐसा कह सकते हैं पर्वतीय भाग का जो पिछड़ा हुआ एरिया है उस पर बात आ गई। तो नेहरू जी ने कहा ये जो पर्वतीय अंचल है, या ये जो पर्वतीय अंचल है, यहाँ के निवासियों को अपनी विशेष परिस्थितियों में अपनी भाषा और संस्कृति को बचाए रखने के लिए, यानी कि जो भी कदम उठाना पड़े वो क्या है, बढ़िया है। समझ में आ रहा है? यानी कि नेहरू जी ने क्या कहा, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली क्या कहा कि हाँ भाई अगर तुम्हें अपनी संस्कृति बचानी है, आप बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कर लीजिए भाई, बना लीजिए। समझ में आ रहा है ना? यानी कि पृथक राज्य क्या कर लीजिए, बना लीजिए। यानी कि अच्छा एक बात बताइए, नेहरू जी कौन सी पार्टी के थे? कांग्रेस। अगर आपसे कभी घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि भाई बताइए पृथक राज्य के लिए, अब एक बात बताओ, अगर नेहरू जी बोलते तो क्या मना करते? नहीं करते ना। अगर नेहरू जी बोलते कि भाई बना देते हैं, अगर नेहरू जी की सम्मति मिल गई तो कम लोग होंगे, तो फिर क्या करेगा, मना करेगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई बताइए उत्तराखंड के लिए, पृथक राज्य के लिए कांग्रेस की सहमति कब मिली, तो आप क्या बोलेंगे, 1938 के श्रीनगर सम्मेलन में। बोलिए कौन सा सम्मेलन था ये? श्रीनगर सम्मेलन। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, कौन सा सम्मेलन? श्रीनगर सम्मेलन।
क्लियर हुआ इतना? तो श्रीनगर सम्मेलन में नेहरू जी, विजयलक्ष्मी पंडित, यहाँ पर को बात रखी गई, वही बात आ गई थी कि जो पिछड़ा हुआ एरिया है इसके लिए कुछ किया जाए। तो उसी के बाद क्या हुआ भाई साहब, नेहरू जी ने बोला कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिए। समझ में आ रहा है? या अगर मैं पूछता हूँ कि बताइए उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए कांग्रेस में प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो क्या बोलोगे? 1938। समझ में? अध्यक्षता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। वो कोई अधिवेशन नहीं है कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता है, मगर फिर भी लगभग बोले नेहरू जी, बोले। समझ में आया? उसके बाद तो आपको पता है 1938 के बाद थोड़ा सा हम बिजी हो गए थे, कहां? अपने स्वतंत्रता आंदोलन में। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद डायरेक्ट जो कहानी जाती है वह जाती है 1946, 1946 हल्द्वानी सम्मेलन। क्लियर हो गया ना? उसके बाद जो डायरेक्ट हम कहानी जाएगी वह जाएगी 1946 का कौन सा वाला सम्मेलन भाई? हल्द्वानी सम्मेलन। बद्रीदत्त पांडे ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता करी थी, और याद रखेंगे बद्रीदत्त पांडे ने बोला था कि भाई एक अलग क्या होना चाहिए हमारे लिए, यानी कि जो पर्वतीय प्रदेश है फिर से इसके लिए क्या होना चाहिए? पृथक राज्य होना चाहिए। अगर पूछा जाएगा हल्द्वानी सम्मेलन, चलिए मैं लिख देता हूं पूरा का पूरा, ये था हमारे पास हल्द्वानी कॉन्फ्रेंस, बोलिए ये इसको बोलिए आप हल्द्वानी सम्मेलन। बद्रीदत्त पांडे इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, और इसी में बोला बद्रीदत्त पांडे ने रिजोल्यूशन पास किया, बद्रीदत्त पांडे द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, और इस प्रस्ताव में बोला गया कि भैया हमें एक क्या चाहिए? पृथक राज्य चाहिए। बोलिए क्या चाहिए? एक पृथक राज्य चाहिए। मगर आपको आज मैं एक व्यक्ति से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। आप सभी लोग जानते हैं यूनाइटेड प्रोविंस, या जैसे हम बोल सकते हैं संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी। समझ में आ रहा है ना? आपको एक बहुत ही बढ़िया बात बताएं, गोविंद वल्लभ पंत बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे कि एक पृथक राज्य बनाया जाए, बल्कि हमारे इससे पूर्व मुख्यमंत्री जी हरीश रावत जी, समझ में आ रहा है ना? हरीश रावत जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो रहे वह भी बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे। हमारे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी वह भी बिल्कुल फेवर में नहीं थे। ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी हैं। मेंस के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है उत्तराखंड पीसीएस मेंस के लिए, आपको याद रखना है हमारे पास ये तीन व्यक्ति, टॉप के तीन व्यक्ति। समझ में आ रहा है ना? मैंने क्या बोला? सबसे पहले गोविंद वल्लभ पंत, दूसरे हमने बोला चलिए नित्यानंद स्वामी ले लेते हैं, और जो तीसरे व्यक्ति हैं हमारे पास हरीश रावत, जो इससे पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे। ये तीनों बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे कि उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड एक अलग क्या बनाया जाए? पृथक राज्य बनाया जाए, एक अलग राज्य बनाया जाए। ये बहुत सारे विवादित बयान भी है। समझ में आ रहा है ना? आप सभी लोगों को पता है हरीश रावत जी का एक बयान, ठीक हो गया ना? पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी अगर प्लेन्स को आ गए या अगर वहां से बाहर आ गए तो पूरी की पूरी सड़ान पैदा कर देंगे। समथिंग लाइक दैट। इनका एक बहुत पुराना क्या हुआ करता था, एक स्टेटमेंट था, पत्रकार को इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हुआ था। नित्यानंद स्वामी ने तो इतना कह दिया था अगर उत्तराखंड एक पृथक राज्य बनेगा तो मेरी लास्ट में बनेगा, मगर जब बना तो पहले मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे पहले आ गया है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए, ठीक हो गया ना? हमारे राज्य के कुछ बेहतरीन व्यक्ति हैं ये लोग। तो अब सुनना, यहां पर से आगे को ये जो हमारे पास गोविंद वल्लभ पंत होंगे ना बच्चों, जीबी पंत होंगे ना, हर बार अड़ंग डालेगा भाई साहब, हर बार। समझ में आ रहा है ना? और ये व्यक्ति बहुत ही गजब आदमी है, मतलब अभी समझ में आ रहा है धीरे धीरे। देखो बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग है, राज्य आंदोलन बहुत ही गजब का टॉपिक है, पढ़ते रहो बस। राजनीति, उत्तराखंड की राजनीति क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। गोविंद वल्लभ पंत ने क्या ना बनना हो ही नहीं सकता है, बोलिए मना कर दिया। गोविंद वल्लभ पंत ने क्या कर दिया? मना कर दिया। अब देखना आगे को जितनी भी मांगे होंगी ना सब गोविंद वल्लभ पंत। देखो हम 1946 में पहुंच गए, अगले साल हम आजाद होने वाले। समझ में आ रही है बात? अगले साल हम क्या होने वाले हैं? आजाद होने वाले। और ईयर वाइज याद रखो, घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ में आ रहा है ना? वन लाइनर भी पूछ सकता है, घुमा के भी पूछ सकता है, जैसा आप लोगों को बेटर लगता है वैसे याद रखिए। फिर आगे चलते हैं 1946 हल्द्वानी कॉन्फ्रेंस में क्या हो गया भाई? फिर से क्या हो गया? प्रस्ताव क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया। बोलिए क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया। 1947 याद रखेंगे, हरगोविंद पंत। 1947 की बात हम कर रहे हैं, अगला वर्ष हरगोविंद पंत। हरगोविंद पूरा लिख देते हैं, हरगोविंद पंत, याद रखेंगे हरगोविंद पंत। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर मैं पूछता हूं कि बताओ हल्द्वानी सम्मेलन में किसने बोला कि बनाना चाहिए? बद्रीदत्त पांडे। सुनते रहना मेरी बात को। अगर मैं पूछूंगा जवाहरलाल नेहरू ने कब बोला हाँ कर दो बना दो? 1938 में। अगर मैं पूछता हूं कि भाई बताओ सबसे पहली बार किसने बोला विक्टोरिया से? ज्वालाधर जोशी और बीडी जोशी, बद्रीदत्त जोशी। अब सुनो आगे को, अगर पूछा जाएगा भाई बताइए संविधान सभा के समक्ष, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, पूछा जाएगा कि बताओ संविधान सभा के समक्ष किसने बोला सबसे पहले कि हमें पृथक राज्य चाहिए? तो क्या आंसर दोगे? हरगोविंद पंत। आपको पता है ना हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई थी 1946 में, संविधान सभा का गठन हो चुका था दिसंबर 1946 में। हरगोविंद पंत पहुंचे संविधान सभा के समक्ष। किसके समक्ष पहुंचे? संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इन्होंने संविधान सभा से मांग करी, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने संविधान सभा से मांग करी और इन्होंने बोला कि भाई एक पृथक राज्य चाहिए, बोला मैं भी है क्या चाहिए? हमें भी एक पृथक राज्य चाहिए। किसको बोला? संविधान सभा। किसने बोला? हरगोविंद पंत। कब बोला? 47 में। मगर एक व्यक्ति तुम्हें पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा,
गोविंद वल्लभ पंत। फिर से संविधान सभा से कहा गोविंद वल्लभ पंत ने ऐसा बल देखो, और एक देखो ऐसा है ना यार, गोविंद वल्लभ पंत को सामान्य व्यक्ति भी नहीं था, कांग्रेस का एक बहुत ही गजब यार। आप सोचिए ना, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या, उस वाले क्षेत्र का प्रथम मुख्यमंत्री कैसा व्यक्ति होता होगा। राजनीति में जब 11 वर्ष 12 वर्ष के थे, तब से प्रवेश कर दिया था उन्होंने राजनीति में, समझ में ना। गोखले से एक सम्मेलन में पहले जा मिले थे, वहीं से प्रेरित हो गए गोखले से। जब वो 11-12 वर्ष के थे, जब स्कूल पढ़ते थे, तभी वो गोखले से गोखले से हमारे क्या हो चुके, प्रेरित हो चुके थे, राजनीति गुरु मान लिया। आगे राजनीति में, बचपन से राजनीति में है व्यक्ति, हर जगह हर व्यक्ति को जानता है। यहाँ भी क्या कहा गोविंद वल्लभ पंत जी ने, क्या कहा, ना बने, नहीं हो ही नहीं सकता है भाई, गलत कर रहे हो। संविधान सभा से कहा अगर भाई इस बारे में सोचा भी देख ले, गलत हो जाएगा भाई खाली। तो यहाँ पर वो भी क्या हुआ, हमारा प्रस्ताव क्या हो गया, खारिज हो गया। मगर एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है, याद रखिएगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद 1948 वर्ष महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। 1948 वर्ष क्यों महत्वपूर्ण है, मैं आपको वर्ष वाइज ले जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। 1948 ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है, 1948 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधुनिक काल में, मॉडर्न पीरियड में सबसे पहले उत्तराखंड शब्द का जो प्रयोग हुआ, उत्तराखंड शब्द का प्रयोग वह कब हुआ बच्चों, 1948 को। याद रखेंगे, गंगादत्त पांडे नाम का एक व्यक्ति थे। बोलिए कौन था एक व्यक्ति, गंगादत्त पांडे। तो याद रखेंगे गंगादत्त पांडे, याद रखेंगे गंगादत्त पांडे। गंगादत्त पांडे नाम के व्यक्ति ने सर्वप्रथम उत्तराखंड शब्द का प्रयोग किया। कैसे किया, यानी कि अगर पूछा जाता है कि सर्वप्रथम, इनिशियली सर्वप्रथम उत्तराखंड शब्द का प्रयोग, शॉर्ट में लिखा है, आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। उत्तराखंड शब्द का प्रयोग तो आप बोलेंगे 1948, और अगर व्यक्ति पूछेगा तो आप बोलेंगे गंगादत्त भट्ट, हाँ सॉरी गंगादत्त पांडे, भट्ट याद आता है मुझे ना। चलिए गंगादत्त पांडे, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा सुनिएगा। ये जो गंगादत्त पांडे जी थे ना, ठीक हो गया ना, जो गंगा जी, जो पांडे जी थे, जो गंगा पांडे जी थे, ये क्या करते थे, जब अपने मित्रों को या किसी को भी जब पत्र व्यवहार करते थे, यानी कि जब ये पत्र लिखा करते थे, तो उस पत्र में यह कुमाऊं की जगह क्या लिखा करते थे, उत्तराखंड लिखा करते थे। तो इसीलिए हम मानते हैं उत्तराखंड शब्द जो अस्तित्व में आया और 1948 किसके द्वारा आया, गंगादत्त पांडे जी के द्वारा आया। बताइए समझ में आ गया, बीच में आ चुका है, भले ही बाद में सुनिएगा, बाद में क्या हुआ, बीजेपी की सरकार थी तो उन्होंने बोला कि उत्तरांचल ज्यादा सही है, उत्तरांचल बनाया, मगर लोगों ने बोला कि हमने आंदोलन उत्तराखंड के नाम पर किया हुआ है, तो बाद में फिर बादल के और क्या कर दिया, उत्तराखंड। समझ में आ रहा है ना। तो याद रखेंगे, अभी इन्होंने किसका प्रयोग किया, 1948 में उत्तराखंड शब्द का प्रयोग किया। क्लियर हो गया ना। चलिए अब थोड़ा सा संविधान के समक्ष चलते हैं। चलिए 1 मिनट के लिए मैं इस टॉपिक से थोड़ा सा भटक रहा हूँ, आपको एक चीज पहले समझा दूं। मैं इस टॉपिक से थोड़ा सा भटक रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों ने मेरे से पॉलिटी पढ़ी है तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, अगर नहीं पढ़ी है तो अभी सुन लो। देखो बच्चों, क्या हुआ, जब हम आजाद हुए थे, सुनते रहना मेरी बात को, भारत में लगभग 552 रियासतें थी। तो 552 जो रियासतें हुआ करती थी, इन 552 रियासतों को भारत में जोड़ा गया बढ़िया तरीके से। मगर उस समय में इनको जोड़ने के लिए एक टेम्परेरी, एक अस्थायी प्रबंध किया गया। इन 552 रियासतों को ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, डी में बांट दिया गया, यानी कि ग्रुपों में बांट दिया गया। समझ में आ रहा है ना। और ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था, यह एक अस्थायी बंदोबस्त टाइप का था, ऐसे ही राज्यों को बांट दिया। बाद में एक मांग उठी राज्य पुनर्गठन की। बोलो किसकी मांग उठी, राज्य पुनर्गठन। बोला गया कि हमें पुनर्गठन चाहिए, हमें रीऑर्गेनाइज करो। राज्यों ने कहा हमें क्या करो, रीऑर्गेनाइज करो। और रीऑर्गेनाइज करने के लिए ऐसे तो कर नहीं देते, तो सरकार ने 2-3 आयोगों की नियुक्ति करी। बोलो सरकार ने क्या करी, 2-3 आयोगों की नियुक्ति करी। सुनिएगा ध्यान से। 1948 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज एसके धर की अध्यक्षता में एसके धर आयोग आया। बोलो कौन सा आयोग आया, एसके धर कमीशन बोलो, एसके धर कमेटी बोलो, एसके धर आयोग बोलो, जो आपको बोलना है। या इसको कई किताबें धर आयोग भी बोलती है। बोलो कौन सा आयोग आया, धर आयोग आया। इनका काम क्या था, इनका काम था जांचना कि हम पुनर्गठन करें। मैंने बोला ना ऐसे ग्रुप ए बी सी डी में बटा हुआ था, हम पुनर्गठन करते हैं, मगर इनका एक काम था कि किस आधार पर करें पुनर्गठन। और जो मांग उठ रही थी वो उठ रही थी भाषाई आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो जब भाषाई आधार पर पुनर्गठन करने की बात आई तो इसीलिए पहली बार एसके धर ने 1948 में ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। 1948 दिसंबर माह में इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। उस रिपोर्ट में बोला ना भाषा के आधार पर हम पुनर्गठन नहीं कर सकते। धर समिति ने बोला प्रशासन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में आया, यानी कि भूज हो गया, जरूरत ही नहीं है, हमें जरूरत है जो बोलेगा भाषा के आधार पर, जो क्या बोलेगा भाषा के आधार पर। सुनते रहना। 1948 दिसंबर में ही जयपुर में, ध्यान तो सुनना, पूरी स्टोरी बता रहा हूं। जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है तो मैंने आपको पढ़ाया भी होगा कि कांग्रेस का जो अंतिम अधिवेशन हुआ
आजादी के बाद जो पहला अधिवेशन जिसे हम बोलते हैं, अंतिम नहीं, आजादी के बाद पहला अधिवेशन 1948 में जयपुर में हुआ, समझ में आ रहा है ना। और जयपुर अधिवेशन में जेवीपी समिति का गठन हुआ। बोलो किसका गठन हुआ? जेवीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, जेवीपी समिति का गठन हुआ 1948 में। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी लगभग 52-53 में, समझ में आ रहा है ना। इस समिति ने थोड़ा सा लेट रिपोर्ट सौंपी, 50-52 के समथिंग। इस समिति ने भी कहा ना, भाषा के आधार पर विभाजन नहीं होना चाहिए, पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। उसके बाद मगर क्या हुआ, 1953 में दिक्कत हो गई। 1953 में सरकार को आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। ध्यान से सुनते रहना, सरकार को आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा क्योंकि विद्रोह हो गया। अब आंध्र प्रदेश बन गया तो भाई अन्य राज्य भी बोलेंगे, तो इसीलिए 1953 में, ये बीच में एक पॉइंट आ जाता है, याद रखना, 1953 में, अच्छे से लिख देते हैं, 1953 में, ये बीच में आ जाता है, मैंने बोला ना 1953 में गलती से, मतलब आंदोलन ज्यादा बढ़ जाता है। पोट्टी श्रीरामुलु, कांग्रेस का एक नेता था पोट्टी श्रीरामुलु, मर गया था 60 दिन की भूख हड़ताल के बाद। इसीलिए सरकार को दबाव मांगकर बीच में राज्य बनाना पड़ा। नहीं तो खुद देखो ना, 48 में समिति हो गई, 48 में रिपोर्ट सौंप दी, फिर 48 में समिति बनाई, इसने रिपोर्ट लेट सौंपी। मगर जेवीपी समिति ने एक बात कही थी, जेवीपी समिति ने कहा था आज नहीं बल, थोड़े साल रुक जाओ बल, थोड़े साल बाद भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो सकता है। जेवीपी समिति मतलब हो सकता है। लोगों को लगा, सरकार को लगा ठीक है रुक जाते हैं थोड़ा, मगर बीच में क्या होगा, आंध्र प्रदेश में एक आदमी भूख हड़ताल से मर गया, सरकार दबाव में, अरे भाई दबाव में तो आएगी सरकार। तो 1953 में सरकार ने फैजल अली आयोग का गठन किया। बोलो किसका गठन किया? अरे बोलो, फैजल अली आयोग। फैजल अली आयोग में कुल 3 सदस्य थे, एक फैजल अली थे, दूसरे थे हमारे पास के.एम. पानीकर, और तीसरे हुआ करते थे एच.एन. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। समझ में आ रहा है? ये 3 लोग थे सदस्य किसके? फैजल अली कमीशन के। अभी देखोगे तुम, के.एम. पानीकर को गोविंद वल्लभ पंत बाहर भी करेगा। जब के.एम. पानीकर ज्यादा बोलेगा ना, के.एम. पानीकर बोलेगा बना देते हैं उत्तराखंड, कोई दिक्कत नहीं है। गोविंद वल्लभ पंत बोलेगा हो गया, नहीं मजा नहीं आता तू बाहर होगा इस कमीशन से। समझ में आ रहा है ना? पर समझते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये, समझ में आया आप लोगों के? ये बीच का है कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब इनमें हम एक एक करके जानने वाले। अब उत्तराखंड के लोग इनके पास जाने वाले हाथ जोड़ के, मालिक बल तुम ही हो, बल तुम ही करने वाले हो, बल पुनर्गठन हमारा भी करो, बल कुछ उद्धार। समझ लो मैं क्या कह रहा हूं? तो याद रखेंगे 1948 में एसके दर, 48 में जेवीपी, 53 में आंध्र प्रदेश बन गया, फिर से 53 में कौन सा आयोग आ गया? फैजल अली आयोग। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल इसको मिटा रहे हैं। समझ में आ गया? थोड़ा सा पॉलिटी थी, आपको भारत की राज्य व्यवस्था पता होनी चाहिए, तब आप उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। देखिएगा, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो गंगाधर पांडे सर्वप्रथम उत्तराखंड का प्रयोग, याद रखेंगे 1948 में बीडी पांडे, बद्रीदत्त पांडे, 46 में जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने 46 में क्या किया था बद्रीदत्त पांडे ने, हल्द्वानी सम्मेलन में बोला था। बद्रीदत्त पांडे बोला चुप नहीं बैठूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 1948 में बद्रीदत्त पांडे पहुंच गए एसके धर कमेटी के पास। बद्रीदत्त पांडे जी कहां पहुंच गए? एसके धर समिति के पास। बद्रीदत्त पांडे पहुंच गए एसके धर समिति के पास, यानी कि एसके धर समिति के पास पहुंचे। याद है एसके धर समिति? सभी लोगों को पता है, अभी 2 मिनट पहले पढ़ी है। 1948 में गठन हुआ था। 1948 में क्या हो गया था, उसने रिपोर्ट सौंप दी थी, घुस हो गई थी। 1948 में धर समिति के पास गए बद्रीदत्त पांडे जी, पर याद रखेंगे गोविंद वल्लभ पंत आ गए यहाँ भी। पंत जी ने बोला ऐसा है, एसके धर साहब इलाहाबाद हाईकोर्ट से अभी रिटायर हो गए थोड़े दिन पहले, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नहीं बोलना है। तो याद रखेंगे यहाँ पर को भी कौन पहुंच गए? गोविंद वल्लभ, और गोविंद वल्लभ पंत जी ने यहाँ पर को भी क्या कर दिया? मना कर दिया। यानी कि गोविंद वल्लभ पंत ने बोला ना स्टार्टिंग में, जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था उस व्यक्ति को, तभी से वो आगे आएगा, याद रखना, खतरनाक आदमी है। उसके बाद जाता है 1950, बोलिए कब आ जाता है? 1950 थोड़ा सा हल्का सा इंपॉर्टेंट है। जेवीपी समिति के पास नहीं जाते हैं, जेवीपी समिति का उल्लेख नहीं मिलता, क्या पता गए हूं? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि वैसे भी देखो जेवीपी समिति के पास जाते, उसमें वैसे भी खतरनाक लोग हुआ करते थे। जवाहरलाल नेहरू बहुत बिजी आदमी उस समय में, आजादी के बाद 1900, उसके बाद तो 1963 तक तो प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री जाके ऐसे डायरेक्टली बोलना इट्स नॉट गुड, उस समय की स्थिति के हिसाब से हम देखेंगे। वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया नहीं गए होंगे। 1950 में एक बहुत ही बेहतरीन चीज होती है, उसको समझना है, हमसे ऑनलाइन क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है। समझ में आ रहा है ना? पर्वतीय जन विकास समिति हुआ करती थी एक। इस पर्वतीय जन विकास समिति, अब यहाँ पर से कंफ्यूजन भी शुरू होगा। 1950 में दिल्ली में ही, 1950 में दिल्ली में ही पर्वतीय जन विकास समिति का गठन हुआ। बोलो किसका गठन हुआ? पर्वतीय जन विकास समिति, जन विकास समिति का गठन हुआ। अगर पूछता है कि पर्वतीय जन विकास समिति कब की है, तो आप बोलेंगे 1950। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्वतीय जन विकास समिति का जब गठन हुआ, दिल्ली में हुआ, तो इस समिति ने एक चीज बोली भाई, पर्वतीय जन समिति ने एक चीज बोली, हिमाचल प्रदेश है अपना, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से लेकर, ध्यान से सुनिएगा, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से लेकर हमारे अल्मोड़ा तक, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से लेकर कहां तक? अपने अल्मोड़ा तक। इन्होंने बोला कि एक बड़ा वृहद राज्य बनाते हैं जिसका नाम हम हिमाचल प्रदेश रखेंगे।
ये किसका विचार था? पर्वतीय जन विकास समिति का। क्या कहा पर्वतीय जन विकास समिति ने? कि जो कांगड़ा है, कांगड़ा से लेकर अल्मोड़ा तक एक वृत्त क्या बनाते हैं? राज्य बनाते हैं, जिसका नाम क्या रखा जाएगा? हिमाचल प्रदेश। मगर याद रखेंगे फिर गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत के कहने पर समिति ने कहा ना बोलोगे, पंत जी मना कर रहे हैं। गोविंद वल्लभ पंत निगेटिव। बता समझ में आया? इतने में कोई डाउट है किसी को? अब धीरे धीरे कहानी बढ़ेगी, समझ में आ रहा है? अगला यहाँ पर कोई नए व्यक्ति इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, कॉमरेड पीसी जोशी, प्रशांत चंद्र जोशी। क्लियर हो गया ना? यह भारत की साम्यवाद पार्टी, या जिसे हम बोल सकते हैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव भी रहे। उत्तराखंड में साम्यवाद का जनक भी किसको माना जाता है? कॉमरेड पीसी जोशी को माना जाता है। देखिए दो तीन चीजें यहाँ पर को याद करो एक्सटर्नल। अगर पूछा जाता है, सुनते रहना रे लड़कियों, अगर पूछा जाता है साम्यवाद, साम्यवाद कम्युनलिज्म को कहते हैं, समझ में आ रहा है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1925 कानपुर में। बोलो 1925 कानपुर में किसकी स्थापना हुई थी? सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। संस्थापक आप सभी लोगों को पता है, एमएन रॉय। बचपन से जानते हो तुम, मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है। एमएन रॉय सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। 1925 में जिसकी स्थापना हुई कानपुर। पूछा जाता है वन लाइनर में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1925। कहां हुई? कानपुर में हुई। संस्थापक एमएन रॉय हुआ करते थे। इसी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हुआ करते थे उत्तराखंड के व्यक्ति कॉमरेड पीसी जोशी, प्रशांत चंद्र जोशी। ये व्यक्ति इस पार्टी के महासचिव थे और उत्तराखंड में कम्युनलिज्म को लाने में उन्हीं का हाथ था। समझ में आया? अब बढ़ते हैं आगे, वो बताइए। ये बस इंट्रोडक्शन था बीच में कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में। अब सुनना मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से, समझ में आ रहा है ना? ये व्यक्ति है बढ़िया मजेदार, इस साइड से शुरू करते हैं। कॉमरेड पीसी जोशी ने 1952 में, देखिए अगर आपको भारत की पॉलिटी में पहले नहीं समझाता तो आपको कंफ्यूजन होता, बट आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे जीवन में, समझ लेना। अच्छे तरीके से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हो। 1952 में क्या होता है? कॉमरेड पीसी जोशी, मैं सिंपल लिखूंगा पीसी जोशी जी ने ज्ञापन सौंपा सरकार को डायरेक्ट। पीसी जोशी ने ज्ञापन सौंपा किसको? सरकार को, भारत की सरकार। बोलो किसको सौंपा? सरकार को। भारत सरकार बोली यह है हमारा काम राज्य बनाना नहीं है भाई। भारत सरकार क्या बोली? अभी के लिए, अभी हम बिजी है भाई, अभी हम स्वतंत्र 5 साल हो रहे हैं, रुक जाओ थोड़ा। सरकार क्या करेगी? याद रखो, समझ में आ रहा है ना? 1952 में जो ज्ञापन दिया था, ये ज्ञापन 1953 के दशक में जब फैजल अली आयोग का गठन हुआ, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, जब किसका गठन हुआ? फैजल अली आयोग। सरकार ने ये दे दिया फैजल अली आयोग को। बोलो किसको दे दिया ये? अरे बोलो, फैजल अली आयोग को दे दिया। सरकार ने किसको दे दिया ये ज्ञापन? फैजल अली आयोग को। कुछ किताबों में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि कॉमरेड पीसी जोशी जी डायरेक्ट कहां गए थे? फैजल अली के पास। मगर कुछ ऑथेंटिक सोर्सेस के अनुसार पहले कॉमरेड साहब कहां गए थे? भारत सरकार। बोलो कहां गए हुए थे? भारत सरकार। समझ में आ रहा है ना? और याद रखेंगे जब फैजल अली आयोग के पास ये गया तो फैजल अली आयोग ने चर्चा करी। फैजल अली आयोग, चलिए मैं बता देता हूं। फैजल अली आयोग 1953, इसमें 3 सदस्य हुआ करते थे, समझ में आ रहा है? एक तो खुद फैजल अली जो अध्यक्ष भी थे, और पेपर में ये भी आता है कि भाषाई आधार पर कौन से आयोग ने कहा था। हाँ, आज आप देखते हैं ना कि पूरा भारत है। चलिए सुनिए, क्वेश्चन भी बताते हैं। यूपीएससी की सीडीएस की परीक्षा में एक क्वेश्चन आया हुआ था, सुनिएगा। क्वेश्चन में बोला गया निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक हो गया। पहला कथन था कि फैजल अली आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा को माना। सही बात है, आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा को क्या माना हमने? भाषा को राज्य पुनर्गठन का आधार माना। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया था पता है? कि फैजल अली आयोग ने एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को नकार दिया था। फैजल अली आयोग डिड नॉट सपोर्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ वन स्टेट वन लैंग्वेज, जो बिल्कुल सही है। फैजल अली आयोग ने जब अपनी सिफारिश दी ना, फैजल अली आयोग ने कहा ठीक है तुम भाषा के आधार पर पुनर्गठन करो। ये इंडियन जीएस का पार्ट है जो बता रहे, थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए। तो उस समय में फैजल अली आयोग ने नीचे से एक और स्टेटमेंट लिखा। उन्होंने बोला कि हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि एक राज्य की एक ही भाषा होगी, एक राज्य में एक से ज्यादा भाषाएं भी हो सकती है, यानी कि एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को नकार दिया गया। समझ में आ रहा है? तो सुनिए, फैजल अली आयोग, एक तो फैजल अली हुआ करते थे इसके सदस्य, क्लियर हो गया। दूसरा हुआ करते थे के.एम. पानीकर, और एक हुआ करते थे एच.एन. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। क्लियर हो गया ना? समय कलावन माधवन पानीकर। क्लियर हो गया ना? खास नहीं है, कलावन माधवन पानीकर, हृदयनाथ कुंजरू। अब जब फैजल अली आयोग के पास गया तो ये व्यक्ति है के.एम. पानीकर। ये बहुत डिटेल में पढ़ना है आप लोग, ध्यान से सुनिएगा। के.एम. पानीकर सपोर्ट में थे भाई साहब। के.एम. पानीकर ने कहा ठीक है बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हम सोच रहे हैं इस बारे में, जब हम सिफारिश देंगे। जो फैजल अली आयोग था ना, इसने शुरू में 16 राज्य और लगभग 7 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक हो गया, एक बार चेक भी कर लेना इसको, बट इतना ही होगा। जब इसने सिफारिश दी थी तो इतने राज्य और इतने केंद्र शासित प्रदेश बनाओ करके दिया था। तो इसने कहा ठीक है हम उसमें जोड़ देंगे कि भाई उत्तराखंड को भी एक क्या बनाना है, अलग राज्य बनाना है। मतलब इसने थोड़ा बहुत बोला। फिर तुम्हें पता है कौन आएगा?
गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत बोले ऐसा भाई ज्यादा नहीं बनने का, और गोविंद वल्लभ पंत ने ऐसा कहते हैं कि इनको इस समिति से ही क्या करवा दिया, आउट करवा दिया। कौन आउट हो गए, के.एम. पानीकर जी। समझ में आ गया। तो यहाँ पर कोई मतलब देख रहे ना आप, कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है उत्तराखंड बनाने के लिए। अभी तो ये मशक्कत कुछ नहीं है, तो बस चक्कर काटने हो रहे हैं। अभी थोड़े देर में लहू लुहान वाला इतिहास भी आएगा थोड़ा सा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है इतने में तो पहले मुझे बता दीजिए। इतने में अगर किसी को कुछ पूछना है, क्योंकि ये स्टोरी बड़ी है, लंबी चलती है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग बता दीजिए मुझे। चलिए ठीक हो, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1952। अच्छा एक बात बताओ, इस समय तक तो हमारा पुनर्गठन भी हो गया है, संविधान तो बन ही चुका है। संविधान तो 1950 में बनकर लागू हो गया है। संविधान में जितनी मांगे करनी थी एक ही बार गए संविधान सभा के सामने। कौन गए थे संविधान सभा के सामने? संविधान सभा के सामने यस, हरगोविंद पंत। समझ में आ रहा है? 1947 में, ओए इनको याद करना, संविधान सभा के सामने पूछेगा तो हरगोविंद पंत। समझ में आ रहा है? राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने पूछेगा तो पीसी जोशी। अरे सुनो एक और बात, ये हाँ फैजल अली कमीशन को राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी की सिफारिश पर क्या हुआ, राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो फैजल अली को ही क्या भी बोलता है, राज्य पुनर्गठन आयोग में बोलता है। चलो फिलहाल आगे चलते हैं। 1952 तक की कहानी हो गई। अगला डायरेक्ट आते हैं 1954। बोलो कहां आते हैं? 1954। 1954 इंद्र सिंह नयाल। इंद्र सिंह नयाल नाम का एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश की विधान परिषद का सदस्य होता है। बोलो तो कहां का सदस्य होता है? उत्तर प्रदेश की विधान परिषद। तो अगर पूछता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि भाई बताइए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा नहीं कह रहे हैं बच्चों, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं कह रहे हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल कह रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताइए कौन सा एक व्यक्ति हुआ करता था जिसने उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग को बोला? तो 1954 में, 1954 में इंद्र सिंह नयाल। बोलिए कौन व्यक्ति थे? इंद्र सिंह नयाल। और एक और काम देखिए, आपका काम क्या होना चाहिए आज घर जाके, जितने भी व्यक्ति इसमें आए हैं ना, हरगोविंद पंत, पीसी जोशी, और अब आप सभी लोग जानते हैं गोविंद वल्लभ पंत। समझ में आ रहा है ना? इन सभी लोगों के बारे में सर्च करिए। समझ में आ रहा है ना? सर्च करिए, लिखिए, थोड़ा सा देखिए इनके बारे में। इंद्र सिंह नयाल उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद में इस मुद्दे को रखने वाले पहले व्यक्ति थे। विधान परिषद में रखने वाले क्या थे? पहले व्यक्ति थे। कहां की विधान परिषद में रखा बच्चों? उत्तर प्रदेश की, 1954। फिर आ जाता है 1955, और याद रखेंगे बच्चों 1955 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष। फिर से आ गए पीसी जोशी जी। बोलो कौन आ गए? अरे याद है ना, प्रशांत चंद्र जोशी जी, याद रखेंगे। पीसी जोशी जी ने, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट साबित हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से। पीसी जोशी जो हुआ करते थे, पीसी जोशी द्वारा सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन किया। अब पीसी जोशी जी क्या बोले, सुनते रहना मेरी बात को, अब कुछ समझो। अभी तक राज्य बनने थे, बन गए, संविधान बनना था, बन गया। अगर संविधान सभा और राज्य पुनर्गठन आयोग में हमारी सिफारिश होती तो जैसे और राज्य बने उसी समय क्या पता उत्तराखंड भी बन जाता। समझ में आ रहा है? अगर वहां सिफारिशें हो जाती। अब हमारे वहां कोई और ऑप्शन था नहीं भाई, सरकार के चक्कर काटे, ठीक ही हो गया। वो भी एक दो ही ऑप्शन थे, सरकार के चक्कर काटना और एक आंदोलन करना। ज्ञापन हर जगह दे दिया था। अगर बनना होता, अगर वास्तव में अगर थोड़ा सा भी अगर हम लोग थोड़ा सा अगर पॉलिटिकल सपोर्ट और अच्छा होता, मैं कहता रहा हूं, आप लोगों ने बताया ना नित्यानंद स्वामी, बाद तक भी यार, स्टार्टिंग के तो छोड़िए, बाद तक भी क्या रहे लोग हमारे, मतलब उत्तराखंड बनने के एंटी रहे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। पीसी जोशी ने सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन किया। बोलो किसका गठन किया? सर्वदलीय संघर्ष समिति। अच्छा सर्वदलीय का मतलब क्या होता है? सभी दल। तो इन्होंने क्या बोला होगा? सब दल आते हैं और एक बार में जोर लगाते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्या बोला होगा इन्होंने? एक बार में आते हैं, सभी दल साथ में मिलकर क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। तो सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन हुआ। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक कोई समिति बनी है अपनी राज्य के लिए आंदोलन करने के लिए? कोई समिति बनी है? तो याद रखेंगे, राज्य आंदोलन की प्रथम समिति। अगर पूछा जाता है कि राज्य आंदोलन हेतु प्रथम समिति, तो क्या बोलोगे? अरे क्या बोलोगे? सर्वदलीय संघर्ष समिति। समझ में आ गया ना? किसने किया था गठन? पीसी जोशी ने। कब किया था? 1955। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1957 का वर्ष अगला इंपॉर्टेंट है। 1957 का वर्ष। अच्छा एक बात बताओ, 1957 का वर्ष वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा एक बात बताओ, भारत में प्रथम चुनाव कब हुए थे? प्रथम आम चुनाव, आजादी के बाद प्रथम आम चुनाव 1951। क्लियर हो गया? 1951 में चुनाव हुए, सरकार 52 में बनी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं?
देखो जिसको पता नहीं है, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया। 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्लान आया हुआ था, इस प्लान के तहत पहली बार भारत में चुनाव हुए। उसके बाद 5 साल बाद चुनाव कब होंगे? 1951। मगर 51 में दिसंबर में चुनाव होने के बाद मई अप्रैल में इलेक्शन में क्या बनी? सरकार बनी। तो कब बनी? 52। अगले चुनाव 52 के बाद 1957। समझ में आया? अब क्या आया भाई? चुनाव का दौर आया है भारत में। क्लियर हो गया? अब थोड़े से जो कौन होंगे भैया? नेता, वादे। समझ में आना? वही था ना, चुनाव के समय में ही वादे आते हैं। और याद रखेंगे, टिहरी रियासत के राजा मानवेंद्र शाह आ गए भाई। मानवेंद्र धीरे धीरे बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर वो राज खुलते हैं। मानवेंद्र शाह है। इससे पहले तो कमलेंदुमती शाह, पहले व्यक्ति जो हमारे कहाँ गए थे, टीडी वगैरह वाले क्षेत्र से क्या बने थे? सांसद बने हुए थे। कमलेंदुमती शाह वो अलग व्यक्ति है। दूसरे इलेक्शन में मौका मिला किसे? हमारे मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह भी लास्ट तक चुनते रहे। एक बार मेरे ख्याल से बीच में 1 साल या 1 बार के लिए नहीं चुने गए थे, उसके बाद लगभग चुने गए थे हर बार के लिए। 1957 में जो हमारे कौन हुआ करते थे? मानवेंद्र शाह हुआ करते थे, या राजा मानवेंद्र शाह। इन्होंने भी पृथक राज्य की मांग को क्या किया? आगे बढ़ाया। मगर इन्होंने डायरेक्टली नहीं बढ़ाया, क्योंकि उस समय सरकार में नहीं थे। उस समय तो बस इलेक्शन लड़ रहे थे। तो इन्होंने क्या किया भाई? एक व्यक्ति हुआ करते थे द्वारिका प्रसाद उनियाल। बोलिए कौन हुआ करते थे? चलिए पहले तो एक काम कर लेते हैं, राजा मानवेंद्र शाह लिख लेते हैं। अगर आपसे पूछेगा मानवेंद्र शाह ने मांग कब करी? मानवेंद्र शाह द्वारा पृथक राज्य की मांग। मानवेंद्र शाह द्वारा पृथक राज्य की मांग। सुनते हैं ना अच्छे तरीके से? मानवेंद्र शाह द्वारा पृथक राज्य की मांग। तो कब करी? 1957। अब बताइए, एक व्यक्ति मैंने अभी आप लोगों को बताया, क्या नाम था उनका? द्वारिका प्रसाद उनियाल। बोलिए द्वारिका प्रसाद उनियाल। मानवेंद्र शाह गए द्वारिका प्रसाद उनियाल के पास, और याद रखेंगे द्वारिका प्रसाद उनियाल जी ने, द्वारिका प्रसाद उनियाल के पास गए कौन? हमारे मानवेंद्र शाह। कल ढूंढ के आइएगा उनियाल जी के बारे में। जितने व्यक्ति यहाँ इंट्रोड्यूस करना हो ना, सबके बारे में कल ढूंढ के आना, पूछूंगा मैं। द्वारिका प्रसाद उनियाल जी इनको ले गए योजना आयोग के उपाध्यक्ष टीटी कृष्णम्माचारी के पास। योजना आयोग सभी लोगों को पता है क्या हुआ करता था? प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग का गठन, योजना आयोग के बीच बीच में सब स्ट्रेटेजी के भी याद रखो। योजना आयोग 1950 योजना आयोग का गठन हुआ था। 2014-15 से आप सभी लोगों को पता है नीति आयोग ने इसको क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। तो योजना आयोग के एक उपाध्यक्ष हुआ करते थे जिनका नाम था टीटी कृष्णम्माचारी, टीसी कृष्णम्माचारी। समझ में आ रहा है? सॉरी, टीटी कृष्णम्माचारी तो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी में हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? टीसी कृष्णाचार्य। और याद रखेंगे द्वारिका प्रसाद उनियाल ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष याद रखना, वो पूरा नहीं लिख रहा हूं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग नीति आयोग दोनों का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। जैसे जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो ऑटोमेटिकली अभी नीति आयोग का क्या हो जाएगा? अध्यक्ष हो जाएगा। जैसे ऑटोमेटिकली राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। हम बोलते हैं ना उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 64 आर्टिकल 64 डायरेक्ट आता है पेपर में। बताइए निम्न में से कौन सा अनुच्छेद बोलता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? तो आप बोलेंगे आर्टिकल नंबर 64। आर्टिकल 63 बोलता है भारत का ही उपराष्ट्रपति होगा। दोनों अलग अलग है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष टीसी कृष्णाचारी इसके पास गए और इनको बोला, ध्यान तो सुनिएगा, अगर मैं एग्जामिनर होता मैं ऐसा क्वेश्चन बना सकता था, उत्तराखंड की क्षेत्रीय समस्याओं या उत्तराखंड के लिए पृथक राज्य आंदोलन की मांग योजना आयोग के समक्ष सबसे पहले कब रखेंगे? तो क्या बोलोगे? और द्वारिका प्रसाद उनियाल योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन? टीसी कृष्णाचार्य। इनके सामने क्षेत्रीय समस्याओं को रखा, किसकी मदद से? मानवेंद्र शाह। समझ में आ रहा ना? अभी संसद तक नहीं पहुंचे। कई किताबों में यह भी लिखा हुआ है कि मानवेंद्र शाह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की मांग को कहां भेजा? सबसे पहले संसद। अभी तक हम उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में गए हैं, संविधान सभा में गए हैं। अरे गए नहीं गए हैं? तो सुनिए, याद रखेंगे अभी बस कहां पहुंचे? योजना आयोग। अगर जरूरत पड़ेगी ऑप्शन में नहीं होता फिर जा सकते हो। अगर एग्जामिनर उसी किताब से पेपर बनाएगा जिस किताब में मानवेंद्र शाह लिखा होगा, पहली बार संसद तक पहुंचाया मामला, तो मानवेंद्र शाह टिक करोगे। अन्यथा 1970 के दशक में आए, थोड़ा वेट करिए। समझ में आया? चलिए फिलहाल एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना भाई, मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। 1960 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण ईयर है, आपके लिए भी। 1960 का वर्ष। 1960 में हमारे तिब्बत के साथ तीन कौन कौन से जिले हैं सीमा बनाने वाले? उत्तरकाशी, चमोली और अपना पिथौरागढ़। 1960 में इन तीनों जिलों के लिए, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, इन तीनों जिलों के लिए, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के लिए सरकारी गजट में, समझ रहे हैं मैंने क्या बोला? कहां? सरकारी गजट, यानी कि जो सरकारी पत्र होते हैं, इन तीनों के लिए सरकारी गजट में सर्वप्रथम उत्तराखंड शब्द का प्रयोग किया। सरकारी गजट में इन तीन जिलों के लिए सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया गया? उत्तराखंड। गोल्डन क्वेश्चन,
समझ में आ रहा है ना? अगर पूछेगा 1948 कौन? पांडे जी, हमारे गंगाधर पांडे जी। समझ में आया? सबसे पहले उत्तराखंड शब्द का प्रयोग। इतिहास में पूछेगा पौराणिक काल में मानस खंड में उत्तराखंड का सबसे पहले प्रयोग। 3 क्वेश्चन सुनो। सबसे पहले इतिहास में पूछेगा पौराणिक काल में तो मानस खंड। अगर पूछेगा आधुनिक काल में 1948 में कौन? पांडे जी। अरे है ना? अगला अगर पूछेगा कि सरकारी गजट में सर्वप्रथम तो 1960। बताइए, कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। 1960 में सरकारी गजट में सर्वप्रथम किसका प्रयोग हो गया? उत्तराखंड शब्द का प्रयोग हो गया। और याद रखेंगे 1960 के बाद का जो दशक है वो थोड़ा सा खराब आ जाता है। समझ में आ रहा है ना? फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और हम एक और चीज के बारे में बात करते हैं। 1967 क्लियर हो गया। 1967 हम थोड़ा सा राष्ट्रीय लेवल पर चल रहे हैं। 1967 रामनगर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। बोलो कहां हुआ? रामनगर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन चल रहा था। तो अच्छा, इस समय में पहले तो बताओ मुझे, तुम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कांग्रेस अधिवेशन याद रखना, दिख नहीं रहा होगा उधर को। तो 1967 कांग्रेस का अधिवेशन बताइए। तो इसी समय में जवाहरलाल नेहरू 63 में मर गए थे भाई। जवाहरलाल नेहरू 63 में वो निकल लिए थे। कौन? यस, वेरी गुड। कौन हुआ करती थी? याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 66 से 77, बोलो 66 से 77 तक भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। समझ में आ रहा है ना? एक बढ़िया क्वेश्चन बनाएंगे अभी इसी से, तभी बताएं। इंदिरा गांधी 66 से 77 क्लियर हो गया। आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी बन गए। नेहरू जी जब ऑफिस में मरे तो गुलजारीलाल नंदा आए। फिर गुलजारीलाल नंदा के बाद किसको बनाया हमने? लाल बहादुर शास्त्री जी। भी ताशकंद में वो भी मर गए। फिर गुलजारीलाल नंदा की याद आ गई हमें। फिर गुलजारीलाल नंदा आए। जब गुलजारीलाल नंदा भी घुस हो गए तो जब गुलजारीलाल नंदा के बाद किसको बनाया हमने? इंदिरा गांधी। जब इंदिरा गांधी भी घुस हो गई तो उसके बाद कौन आते हैं? मोरारजी देसाई। समझ में आ रहा है? ये बात में पढ़ेंगे किसी दिन, फिलहाल आप लोगों को याद होना चाहिए। 1967 रामनगर अधिवेशन याद रखेंगे। जिस समय में कांग्रेस का रामनगर अधिवेशन हुआ करता था, फिर से एक व्यक्ति आ जाता है। कौन? द्वारिका प्रसाद उनियाल। बोलिए कौन आ जाते हैं? द्वारिका प्रसाद उनियाल। तो द्वारिका प्रसाद उनियाल जी ने, ध्यान से सुनिएगा, कांग्रेस अधिवेशन में द्वारका प्रसाद उनियाल जी द्वारा पृथक राज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। बोलो पृथक राज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। बोलो पृथक राज्य का प्रस्ताव क्या किया गया? ये सुनते रहना, पृथक राज्य का प्रस्ताव क्या किया गया? पारित। मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूं ना, ये ग्रुप सी के अकॉर्डिंग नहीं भाई। ग्रुप सी के अकॉर्डिंग में ऐसा कोई पढ़ाता ही नहीं। अभी आप दोगे ना पीसीएस का पेपर, वहां मेंस में अगर आएगा ना उत्तराखंड की राजनीति से, उत्तराखंड के राज्य आंदोलन स्टेप बाय स्टेप याद करो, पढ़ो अच्छे तरीके से। समझ में आ रही है बात? चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। पृथक राज्य का जो प्रस्ताव था वो किसने दिया? उनियाल जी ने दिया। खाली प्रस्ताव दिया है। किसको दिया हुआ है? कांग्रेस को। मगर इस साल कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। 1967 में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। 1968 याद रखेंगे। 1968 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साइड लिखते हैं, उस साइड मिटा देते हैं। 1968 1968 हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन? बोलो इंदिरा गांधी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, क्योंकि उससे पहले रामनगर में हमने प्रस्ताव पारित किया था, तो अगले साल इंदिरा गांधी जी को याद आई और याद रखेंगे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए पृथक नियोजन। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए पृथक नियोजन। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए पृथक नियोजन की शुरुआत की। के लिए पृथक नियोजन। अच्छा, नियोजन मतलब होता है भाई इंग्लिश में प्लानिंग। बोलो क्या होता है नियोजन का मतलब? प्लानिंग। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने, याद रखेंगे इसके पीछे पीएम का हाथ था। आप लोग अच्छे तरीके से नोट बनाइएगा, मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए पृथक नियोजन की बात को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया। इनको बोला कि हम जो हमारे पास क्या है, नियोजन की बात को स्वीकार कर लिया। ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। इंदिरा गांधी जी ने क्या बोला कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालयन रीजन है, उनके लिए जो अलग से प्लानिंग करने की आप लोग बात कर रहे हैं, उनको अलग से प्लानिंग बोलो या उनको अलग करने की जो आप बात कर रहे हैं, उसको हम क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। मगर यहाँ पर वो नियोजन शब्द है, याद रखिएगा। पृथक राज्य बनाने की मांग को स्वीकारा नहीं है। बस इन्होंने क्या बोला है? हम पृथक नियोजन की बात को क्या करेंगे? स्वीकारेंगे। और इसी की श्रृंखला में याद रखेंगे 1969 महत्वपूर्ण वर्ष, पर्वतीय विकास परिषद का गठन हुआ। बोलो किसका गठन हुआ? पर्वतीय विकास परिषद। अरे बोलो पर्वतीय विकास परिषद का गठन हुआ। अगर आपसे पूछता है कि पर्वतीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? 1969 में। और पर्वतीय विकास परिषद का ही दूसरा नाम बना बाद में उत्तराखंड राज्य विकास परिषद। बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? उत्तराखंड राज्य विकास परिषद। अब सुनो इधर,
उत्तराखंड राज्य विकास परिषद। अब सुनो, आज के इस टॉपिक को मैं आप लोगों को खत्म कर रहा हूं। कैसे? सुनना। पहले हमने देखा, सुनना ध्यान से, पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने ब्रिटिश काल में मांग करी, फिर हमने देखा कि हमने संविधान सभा के सामने एक बार ट्राई किया, फिर हमने देखा कि 2 बार हमने ट्राई किया किसके सामने? राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने। उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम ट्राई करते रहे, मगर अब देखो बात यहां तक पहुंच गई है। हमने प्रधानमंत्री को भी बोल दिया, सरकार को भी बोल दिया, सरकार ने क्या भी बना दिया? परिषद भी बना दी। मगर 69 में परिषद बनाने के बाद भी बच्चों सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये दिख रहा है यहाँ क्या लिखा? पर्वतीय, मगर फिर भी विकास नहीं दिख रहा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? फिर भी विकास नहीं दिख रहा था। आप बोल सकते हैं कि उस समय में सरकार ने एक काइंड ऑफ लॉलीपॉप दिया था कि ठीक है, हम तुम्हारे लिए एक परिषद बना रहे हैं विकास करने के लिए, तुम मांग मत करो, तुम मांग को मत करो। मगर क्या हुआ? ये विकास परिषद बनाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, इस विकास परिषद ने कोई काम ही नहीं किया, ऐसा माना जाता है। और उसी के बाद से याद रखेंगे, अभी अब हम पढ़ेंगे, ये सब एक ही पॉइंट है, पता है ना? 68 में मांग हुई, 69 में बना दिया इन्होंने, देखा 67 में अधिवेशन में बोला, ये दोनों उसी के पॉइंट है। अब हम देखेंगे 1968 से दिल्ली में धीरे धीरे आंदोलन क्या हो जाएगा शुरू। जो दिल्ली में प्रवासी रहते थे, या जो उत्तराखंड के लोग दिल्ली में रहते थे, आंदोलन वहां से शुरू हुआ। समझ में आ रहा है ना? और फिर धीरे धीरे अब हम पढ़ने वाले हैं आंदोलन का द्वितीय चरण। अभी तक तो बढ़िया तरीके से मांगे हुई है, बताइए समझ में आया आप लोगों को? इतना अच्छे तरीके से समझ में आया? तो अब हम लोग इससे आगे को अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, राज्य आंदोलन। ठीक हो गया भाई? चलिए।